तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक ना। जो 1 से लेके 8 तक की जो शिक्षा है, उसका सार्वभौमिकरण कैसे किया जाए, यानी कि उसको देश के कोने-कोने तक कैसे पहुँचाया जाए, ठीक ना। यानी पर चाइल्ड को वो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, इसके अंदर थोड़ा-सा है। ये आपका यूनिट 2 का ए का लास्ट टॉपिक है, ठीक ना। और ये आपका थर्ड पेपर है बीएड का। पेपर का नाम है कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। स्वतंत्रता के समय देश में सिर्फ 14% लोग ही साक्षर थे। 3 में 1 बच्चा ही प्राथमिक विद्यालय जाता था, ठीक ना। स्वतंत्रता के समय देश में सिर्फ 14% लोग शिक्षित थे। 3 बच्चों में 1 बच्चा पढ़ने जाता था, यानी 3/1 का रेशियो था, ठीक ना। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना हमारे देश का उद्देश्य बन गया। जब हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी प्रारंभिक शिक्षा देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचा देना, प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करा देना हमारे देश का उद्देश्य बन गया। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई, ठीक ना। यह ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको सफलता उस पर प्राप्त किया जा सके। तो इसके अंतर्गत क्या-क्या होना चाहिए था, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक ना। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय खोलना था। 6 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है कोई भी हाल में, क्योंकि वो बेसिक शिक्षा प्राप्त करेगा तभी वो आगे की शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगा। कोई भी बच्चा बीच में विद्यालय न छोड़े, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बच्चा एक बार एडमिशन ले लेता है, वो बच्चा बीच में क्लास ड्रॉप आउट न करे, इस पर ध्यान दिया जाए शिक्षकों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आगे क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक स्वरूप बेहतरीन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्वालिटी एजुकेशन मैंने आपको पढ़ाया था। क्वालिटी एजुकेशन मतलब बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऐसा शिक्षण उसको मिले जिससे बच्चा कॉग्निटिव लेवल से भी डेवलप हो सके, अफेक्टिव लेवल से भी डेवलप हो सके, साइकोमोटर डोमेन लेवल से भी डेवलप हो सके, ठीक ना। प्रशिक्षित शिक्षक का क्या तात्पर्य है? जो टीचर होने चाहिए प्रशिक्षित होने चाहिए, यानी उनके पास बीएड, डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, वो सीटेट क्रैक किए हों, सुपर टेट क्रैक किए हों, तभी तो वो प्रशिक्षित शिक्षक कहलाएंगे। स्वरूप बेहतरीन होना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है कि जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था, प्रार्थना सभागार, रूम, रोशनदानी और बच्चों के लिए ड्रेस, पुस्तकें, ये सब बच्चों मतलब स्कूल का ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होना चाहिए, ठीक ना। इन सब चीज़ों को करने से जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था, वो संभव था, ठीक ना। और वही गवर्नमेंट ने किया भी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने में कौन-कौन सी बाधाएं आईं और उन बाधाओं को कैसे क्रैक किया गया। यानी जो हमारा लक्ष्य क्या था कि प्रारंभिक शिक्षा को हम यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कौन सी बाधाएं आईं और उन बाधाओं को हमने कैसे दूर किया, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक ना। तो बाधाएं क्या-क्या थी, देखिए। पहला था फाइनेंशियल वीक गवर्नमेंट। हमारी जो सरकार थी, उसके पास फाइनेंस कम था, यानी पैसे की दिक्कत तो थी ही। पुअर्टी एमोंग पेरेंट्स, अधिकतर जो अभिभावक थे वो गरीबी रेखा के नीचे वाले थे। इंडिफरेंस ऑफ पेरेंट, जो व्यक्तिगत विचारधारा थी वो अलग थी। इंडिफरेंस ऑफ पेरेंट्स मतलब कि जैसे विद्यालय में अमीर वर्ग के बच्चे भी पढ़ते थे
और गरीब वर्ग के भी बच्चे पढ़ते थे। तो एक साइड अमीर वर्ग के बच्चे हो गए और एक साइड गरीब वर्ग के बच्चे हो गए। एक साइड गरीब वर्ग के बच्चे हो गए और एक साइड अमीर वर्ग के बच्चे हो गए। तो जो इंडिफरेंस बच्चों के अंदर पैदा हो रहा था, वो चीज़ों को बोला जा रहा है, ठीक ना? तो वो उनके अभिभावकों के कारण ही इंडिफरेंस था, क्योंकि उनके पिता अमीर थे और कुछ के पिता गरीब थे। तो जो अमीर थे वो अच्छे खाना-पीना लाते थे और चमक-धमक में रहते थे, और जो गरीब बच्चे थे वे थोड़ा-सा चेहरे एक्सप्रेशन से डाउन रहते थे, ठीक ना? एलाइनेशन ऑफ स्कूल्स यानी कि विद्यालयों की कमी थी, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। प्रत्येक के 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय नहीं थे, जिसके कारण जो हर बच्चों को शिक्षा दिला पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। इनअप्रोप्रिएट, ठीक ना? इनअप्रोप्रिएट ऑफ करिकुलर, जो हमारा करिकुलर था वो उतना प्रभावी नहीं था। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था वो कोसों दूर था, ठीक ना? इनइफेक्टिवनेस ऑफ टीचर, टीचर जो थे इनइफेक्टिवनेस उनमें थी, यानी कि वो डिलीवरी ऑफ एजुकेशन उनके में नहीं थी, वे प्रशिक्षित नहीं थे। मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज, मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज, और ये मैं देखूंगा क्या लिखा है, अभी स्पष्ट मुझे नहीं हो पा रहा है, ठीक ना? तो मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज में क्या थी कि बच्चों को उसके मदर टंग की लैंग्वेज में शिक्षा देना थोड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि बच्चा का जो स्थानीय भाषा है उसमें हम उसको शिक्षा दे पाएँ और वैसे शिक्षकों का हम जॉइनिंग करा पाएँ, तो ये थोड़ा दिक्कत था। और दूर-दूर के जो शिक्षक थे वे दूर-दूर के गाँवों में जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, तो ऐसी समस्याएँ थी, ठीक ना? अब हम ये देखेंगे कि रेमीडियल मीजर्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो बाधाएं आ रही थी इनको हमने सॉल्व कैसे किया, ठीक ना? तो सॉल्व कैसे किया? वित्तीय बजट में वृद्धि किया, भाई शिक्षा के लिए बजट कम था तो उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। पिछड़े एवं गरीब क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया कि जो पिछड़ा और गरीबी वाला क्षेत्र है, सबसे पहले वहाँ विद्यालय खोला जाए और उसमें शिक्षकों की पूर्ति करके वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतरीन किया जाए। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था यानी आंगनवाड़ी जैसे संस्थाओं की स्थापना की गई। मिड डे मील की शुरुआत की गई, जिसके कारण जो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते थे, गरीबी और अन्य समस्याओं के कारण वो चीज़ दूर हुआ। ड्रेस, किताबें, कॉपी निःशुल्क प्रदान कराया गया, ठीक ना? यूनेस्को, यूनिसेफ, एनसीईआरटी असिस्टेड प्रोजेक्ट, या ठीक ना? यूनेस्को और यूनिसेफ, एनसीईआरटी के तरफ से जो प्रोजेक्ट थे उनको लागू करने की कोशिश की गई, ताकि क्वालिटी एजुकेशन क्रिएट हो सके। प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की गई। अभिभावकों के शिक्षा हेतु कार्यक्रम चलाया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभिभावक जो थे वे पढ़े लिखे नहीं थे। जब वे खुद शिक्षा के महत्व को नहीं समझते तो वो बच्चों के एजुकेशन को कैसे प्रायोरिटी देते। तो आगे उनके अभिभावकों को एक कार्यक्रम के तहत शिक्षा देने की योजना बनाई गई और उसके तहत शिक्षा का जो इम्पोर्टेंस है उनको समझाया गया, ठीक ना? तो आज ये आपका यूनिट 2 का ए ख़त्म हो गया पूरा। इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा मैं आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। हमने पढ़ा है, 2 मिनट समय दीजिए, मैं रिवाइज़ आपको करा रहा हूँ। यूनिट 2 के ए में हमने क्या-क्या पढ़ा है। हमने पहले पढ़ा एजुकेशनल सिस्टम एट प्राइमरी लेवल, या कह लीजिए एलिमेंट्री लेवल, ठीक ना? कि प्राइमरी लेवल या एलिमेंट्री लेवल पे शैक्षिक प्रणालियाँ क्या हैं हमारे देश में, ठीक ना? फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो शैक्षिक प्रणालियाँ हैं और प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसमें कौन-कौन सी बाधाएँ आ रही हैं, ठीक ना? और उन बाधाओं का समाधान क्या है और कैसे गवर्नमेंट के तरफ से उनमें क्या हस्तक्षेप किया गया उन बाधाओं को सॉल्व करने के लिए। तो उसके उस संदर्भ में हमने एसएसए पढ़ा, सर्व शिक्षा अभियान,
और जो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था कि हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देंगे, उसमें कौन सी बाधाएं आ रही थी और उनका सॉल्यूशन सरकार के द्वारा कैसे किया गया, ये हम लोग आज की वीडियो में पढ़े। तो ये टोटल 3 चीज़ हम लोगों ने देखा। पहले हमने देखा शैक्षिक प्रणालियाँ 1 से 8 के स्तर पे कैसी है, ठीक ना। फिर इसके बाद हमने देखा कि इस स्तर पर बाधाएं कौन कौन सी आती हैं और उन बाधाओं का समाधान करने के लिए सरकार के तरफ से क्या हस्तक्षेप किए गए, जैसे एसएसए आया। एसएसए का लक्ष्य क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसके लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सी बाधाएं आ रही थी और उन बाधाओं को कैसे सॉल्व किया गया, ये हम लोग आज की वीडियो में पढ़े। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।